देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। कर्नाटक में मास्क मैन के खुलासे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जो शख्स अब तक रहस्यमयी साई की तरह गुमनाम था, उसके पीछे की परतें जब खुलनी शुरू हुई तो इससे खुलासे से पूरे समाज की नींव हिला दी। धर्मस्थल मंदिर के आसपास की रहस्यमयी गतिविधियों, गुमशुदा लोगों की फहरिस्त और जंगलों में मिली संदिग्ध चीजों ने इस केस को और भी गंभीर बना दिया। इलाके में दहशत है, लोगों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धर्मस्थल मंदिर बना मौत का अड्डा। मंदिर के द्वार पर था खौफ तगड़ा। दहशत से दहल उठी हर सांस। मास्क मैन ने जब दी दस्तक खास। कर्नाटक से सामने आई इस खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में बने मंजुनाथ मंदिर, जिसे सालों से श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता रहा, मास्क मैन के खुलासे के बाद ये मंदिर अब एक ऐसे खौफनाक रहस्य का केंद्र बन गया है जिसने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे समाज की आत्मा को झकझोर दिया है। इस रहस्य से पर्दा हटाया है मंदिर के एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने, जिसने सालों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और वो सच सामने लाया जिसे सुनकर अच्छों के होश उड़ गए हैं। बताया ये जा रहा है कि पूर्व सफाई कर्मचारी मंदिर में सालों से काम करता था। वर्षों तक वहां जो कुछ उसने देखा उसे वो अपने सीने में दबाए बैठा था, डर, दबाव और शायद जान के खतरे के कारण। लेकिन अब जब उसने अपना डर पीछे छोड़कर सच बोलने का फैसला किया तो जो खुलासा हुआ वो सनसनीखेज था। खुलासा करने वाला मास्क मैन मंदिर की 4 दीवारियों के अंदर लंबे समय से कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी, जो सिर्फ धार्मिक गतिविधियां तक सीमित नहीं थी। उसका दावा है कि मंदिर की आड़ में एक संगठित साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें बाहरी लोग भी शामिल थे। उसने बताया कि रात के समय में मंदिर में संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही और असामान्य सामानों का आना जाना आम बात थी। ये सारी गतिविधियां इतनी सफाई से अंजाम दी जाती थी कि किसी को भी शक नहीं होता। लेकिन अब जब इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियां हर पहलू की पड़ताल कर रही हैं, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। The information provided by this person is checked on the ground, and if there is more to this, then we don't want to sensationalize this case as such. Though the statement made by him is definitely it is something that is like it is a very scary kind of a talk that he has given, and he's talking about many girls being killed, and that is a very shocking thing. But let us wait for the facts to come out, and whoever is behind this, we have to catch them. There is no question of supporting or protecting anybody in this matter. 1998 से 2000 के बीच धर्मस्थल मंदिर शहर में महिलाओं और नाबालिगों के शव को दफनाने और उनका दाह संस्कार करने के लिए मजबूर किया गया था। कर्मचारी द्वारा दी गई शिकायत के बाद 4 जुलाई को धर्मस्थल थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और 19 जुलाई को कर्नाटक सरकार के डीजीपी प्रणब मोहंती के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। एसआईटी में डीआईजी एमएन अनुचेत, डीसीपी सौम्यलता और एसपी जितेंद्र कुमार दयामा शामिल हैं।
शिकायतकर्ता के मुताबिक इन शवों में से कई पर यौन उत्पीड़न और हिंसा के संकेत मिले थे। इस मामले में मास्क मैन की एंट्री ने तो जैसे कि कहानी को पूरी तरह से बदल ही दिया। मंदिर जैसे पवित्र स्थल का इस तरह से कृत्य में इस्तेमाल होना न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, बल्कि समाज की आस्था पर भी गहरी चोट है। इस खुलासे ने कर्नाटक का प्रशासन की नींद उड़ा दी है। स्थानीय लोगों में डर और गुस्से का माहौल है। वो हाल ही में दफन वाली जगहों में से एक पर गया था। वहां उसने कुछ शव को कंकाल भी निकाले। उसने उनकी तस्वीरें पुलिस अधिकारियों को सौंप दी। बाईस जून एडवोकेट ओजस्वी गौड़ा और सचिन देशपांडे पूर्व सफाई कर्मचारी से मिले। सफाई कर्मचारी ने दावा किया कि वो धर्मस्थल में कब्रों को पहचान सकता है और वो इस अपराध को लोगों के सामने लाना चाहता है। 27 जून बेंगलुरु के वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कन्नड़ पुलिस अधीक्षक से मिला और दावों की जांच कराने की अपील की। 3 जुलाई पूर्व सफाई कर्मचारी यानी मास्क मैन ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी, फोटोग्राफिक सबूत दिए और आरोप लगाया कि उसे 16 साल तक महिलाओं और नाबालिगों के शव को दफनाने के लिए मजबूर किया गया। 4 जुलाई धर्मस्थल पुलिस ने सफाई कर्मचारी यानी मास्क मैन की शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 211A के तहत एफआईआर दर्ज की। 11 जुलाई पूर्व सफाई कर्मचारी बेलथागांडी कोर्ट के सामने पेश हुआ। कंकाल के अवशेष अदालत के सामने रखे। 14 जुलाई राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नाग लक्ष्मी चौधरी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर मौतों की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन की मांग की। 15 जुलाई बेंगलुरु की एक महिला ने धर्मस्थल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि एमबीबीएस में पढ़ने वाली उसकी बेटी अनन्या भट्ट 2003 में धर्मस्थल जाने के बाद लापता हो गई। 19 जुलाई कर्नाटक सरकार ने डीजीपी प्रणब मोहंती की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया। 20 जुलाई एसआईटी ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया है कि शख्स ने 2 तस्वीरों की रंगीन फोटोकॉपी जिसमें एक खोपड़ी और कुछ कंकाल के अवशेष दिख रहे हैं पुलिस स्टेशन में जमा की है। शिकायतकर्ता की ओर से शिकायत जमा करते समय उसके वकील ने एक लिखित बयान दिया था कि जिन लोगों की हत्या की गई उनकी तस्वीरें बाद में अदालत में जमा की जाएंगी। पूर्व सफाई कर्मचारी का आरोप, उसे धमकी दी जाती थी कि अगर उसने शव को दफनाने से इनकार किया तो उसे जान से मार दिया जाएगा और काटकर बाकी लोगों की तरह ही दफना दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने खुलासा करने वाले पूर्व सफाई कर्मचारी की निशानदेही पर अब तक 6 साइट्स पर खुदाई की है। पहली साइट नेत्रावती नदी का बेसिन। दूसरी साइट मंदिर परिसर से सटे खुला क्षेत्र। तीसरी साइट मंदिर परिसर में पुराना शेड के पास पड़ी खाली जगह। चौथी साइट मंदिर के एक कोने में बने पुराने जलाशय के पास। यहां एसआईटी को खुदाई के दौरान एक पुरुष के नाम का पैन कार्ड और एक महिला के नाम से जारी एटीएम कार्ड मिला। पांचवी साइट यह एक पुराना गड्ढा था जिसे हाल ही में मिट्टी से भरा गया था। छठी साइट नेत्रवती नदी के किनारे जंगली क्षेत्र। खुदाई के दौरान नरकंकाल मिले। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने एसआईटी को कुल 15 संदिग्ध साइटों की जानकारी दी है। इनमें से 8 जगह नेत्रावती नदी के किनारे हैं जहां हाल ही में मिट्टी की खुदाई या छेड़छाड़ के निशान पाए गए, जबकि 9वीं से 12वीं साइटें नदी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे घने जंगलों में हैं, जो आवाजाही से दूर और बेहद सुनसान है।
13वीं साइट वो जगह है जो नेत्रावती नदी से आजूकुरी गांव को जोड़ने वाली एक ग्रामीण सड़क पर है। ये क्षेत्र कम आबादी वाला है। 14वीं और 15वीं साइट कन्याडी क्षेत्र में है, जो हाईवे के ठीक पास है। एसआईटी इन सभी जगहों पर खुदाई की तैयारी कर रही है। No, I don't know those details, but I have told the police, and the Home Minister also is aware, and definitely the police will act on this without any, succumbing to any pressures. And we want the truth to come out. And if somebody has done this, then I think the severest punishment needs to be meted out. But let the evidence come out and let the case proceed as per law. मंदिरों में 16 साल तक सफाई कर्मी रहे एक शख्स ने दावा किया कि उसे कई महिलाओं और बच्चियों की लाशें जलाने और दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। कथित तौर पर इनके साथ बलात्कार कर हत्या की गई थी। ये सब मंदिर से जुड़े ताकतवर लोगों के कहने पर ही हुआ। अब सालों बाद इस सफाई कर्मी ने घटना का खुलासा किया है और इसके सबूत पुलिस के पास सौंप दिए गए हैं। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। बता दें कि धर्मस्थल मंदिर कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में है। यहाँ नेत्रावती नदी के किनारे बसा एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये मंदिर भगवान शिव के एक रूप श्री मंजुनाथेश्वर को समर्पित है और इसकी आध्यात्मिक महत्ता दूर दूर तक फैली है। इस मंदिर की खास बात तो यह है कि यहाँ पूजा अर्चना हिंदू परंपरा के मुताबिक ब्राह्मण पुजारी करते हैं, लेकिन इसका प्रशासन और संचालन जैन समुदाय द्वारा किया जाता है। ये समन्वय धर्मों के बीच सौहार्द और संस्कृति एकता का प्रतीक माना जाता है। That is FIR. Nobody wants to take any vendetta against Mr. Bhairati Baswaraj. Okay. Now, if there is a complaint and FIR has to be registered, so the complainant is the mother of the person. So now, if you don't register an FIR, that is also against the law. I'm not saying Bhairati Baswaraj is guilty, but this is the first information report. Now, police will further investigate, and if there is no hand of Mr. Baswaraj in this, I don't think he has to be worried. And we can't just say that FIR itself is a damning indictment. There are many complaints people make. Many FIRs do get registered. Then the further investigation, further decisions are taken. हर दिन यहाँ करीब 2000 श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों के लिए मंदिर में मुफ्त अन्नदान यानी भोजन की व्यवस्था भी है, जिसे अन्नदाना सेवा कहा जाता है। इसके साथ ही मंदिर निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा सुविधा भी प्रदान करता है, जिसे सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक सामाजिक सेवा केंद्र भी बन गया है। लेकिन पूर्व सफाई कर्मचारी के सनसनीखेज खुलासे के बाद से देश का सबसे बड़ा कब्रगाह भी बन चुका है। जिस तरह से 15 जगहों को चिन्हित किया गया, उससे पता चलता है कि इस मंदिर में सिर्फ पूजा नहीं बल्कि मौत का खूनी खेल खेला जाता था। I am not here to defend or blame them. A decision has been taken. So definitely we'll take a. You see, whenever there is a huge event happening, then it is the responsibility of the department to make appropriate arrangements, and they should be aware of the situation. These are all things there. So definitely there are lapses. Some young lives have been lost. We cannot take it so easily. So this, even at least to prevent this incidents in future, we have to take some action, isn't it? ऐसे में अब सभी की निगाहें एसआईटी की जांच और खुदाई पर टिकी हुई हैं। पूर्व सफाई कर्मचारी के चौंकाने वाले खुलासे के बाद जो संकेत मिल रहे हैं वे बेहद गंभीर है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर परिसर और आसपास की संदिग्ध साइटों से मानव अवशेषों के मिलने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों और जांच अधिकारियों का ये मानना है कि ये मामूली मामला नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का एक हिस्सा हो सकता है, जो सालों से मंदिर की आड़ में चल रही है। अब तक की जानकारी और खुदाई के आधार पर कम से कम 100 से अधिक नरकंकाल मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी। एसआईटी ने अब खुदाई के दायरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है और फॉरेंसिक टीमों को भी मौके पर बुलाया गया है। ड्रोन सर्वे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले दिनों में एसआईटी की खुदाई से क्या निकलता है। क्या यह महज संदेह है या वाकई मंदिर की जमीन के नीचे एक डरावना सच दबा हुआ है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।
वो महिलाओं को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता था, महिलाओं को मीठी मीठी बातों में उलझाता था, भरोसे और अपनापन दिखाता था, जिससे कि महिलाएं उसकी तरफ आकर्षित हो जाती थी। धीरे धीरे वो इमोशनल बॉन्ड बनाता और रिश्तों को प्यार का नाम देता। जब सामने आने वाली पूरी तरीके से उस पर भरोसा करने लगती, यानी उन महिलाओं को वो अपना शिकार बनाने के इरादे से भरोसे में लेता, और जब वो भरोसा कर लेती तब वो शारीरिक तौर पर संबंध बनाता और फिर उसके साथ वो वक्त बिताने लगता। लेकिन उसका असली मकसद तो कुछ और ही था, क्योंकि असल में वो प्यार की आड़ में अपने शिकार को चुनता था। फिर शुरू होता था उसका खूनी खेल। वो पहले बनाता था दिल की रानी, फिर देता था झूठी मोहब्बत की कहानी। जिस्म की चाह में रात बिताता था, फिर जंगल में ले जाकर हत्या कर देता था। यह खबर एक ऐसी लेडी सीरियल किलर की है जिसकी मुस्कान में ही मौत छुपी थी। उसके शब्दों में ऐसा जादू था कि महिलाएं खुद उसकी ओर खिंची चली आती थी। वो महिलाओं से नजदीकियां बढ़ाता, उन्हें प्यार और रिश्ते का भरोसा दिलाता, फिर उनके साथ भविष्य के सपने बुनता। शुरुआत में वो दोस्ती करता और फिर धीरे धीरे इमोशनल बॉन्ड बनाता। सामने वाली महिला को लगता कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, एक ऐसा साथी जो उसे समझता है, अपनाता है। लेकिन हकीकत ये भी थी कि ये लेडी किलर एक साइको किलर था जो अपने हर रिश्ते को मौत के मोड़ पर ले जाकर खत्म कर देता था। इनका बॉडी मिली थी 26 जून के दिन पे। शुरुआत में ये बॉडी डिटेक्ट नहीं था, 2 दिन के बाद बॉडी डिटेक्ट हुई। फिर तपास का दरमियान उसको टेक्निकल एनालिसिस में करते वक्त एक आदमी के साथ उसका इंटरेक्शन चल रहा था। उस हिसाब से फिर आगे के इन्वेस्टिगेशन में एक आरोपी को हमने अरेस्ट किए थे। फिर आरोपी तब उस टाइम पे कबूली भी दिए थे। आरोपी का नाम था अनिल गोविंद सदांशु। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद, ये अरेस्ट होने के बाद कुछ दिनों के बाद अमलनेर पुलिस स्टेशन में 18 जून के दिन पे इनको मारहान, एक लेडी को मारहान किए थे। उनका लेडी का नाम है शहनाज भी। उसका उसी आसपास में लेके गए थे। उसको एक दगड़ लेके उसका सर पे मारे थे। उसका सर के मारने के बाद जोर से चिल्लाया था। चिल्लाने पे आजू बाजू का लोग आया था, उसको बचाया था। वो मामला अगर सामने आया था, फिर वो मामला भी इसी आदमी ने किया है। साइको किलर अनिल गोविंद सदनशिव की कहानी किसी खौफनाक थ्रिलर से कम नहीं है। वो पहले महिलाओं से प्यार का नाटक करता, मीठी मीठी बातों से उन्हें अपने जाल में फंसाता। जब भरोसा पक्का हो जाता तो वो उनके साथ रातें रंगीन करता, शारीरिक संबंध बनाकर उन्हें भावनात्मक रूप से पूरी तरह बांध लेता। महिलाएं सोचती कि उन्हें सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन अनिल का असली चेहरा कुछ और ही था। यौन संबंध बनाने के बाद अनिल का दिमाग एक नई दिशा में काम करने लगता। वो उसकी हत्या का ताना बाना बुनने लगता था। पहली हत्या सूरत की रहने वाली वैजयंता बाई भोई की। दूसरी हत्या उंदीर खेड़ा गांव की रहने वाली शोभाबाई रघुनाथ कोली। सुमठाने गांव का रहने वाला सीरियल किलर इस पूरी वारदात को इतने शातिर तरीके से अंजाम देता था कि किसी को भी उस पर गलती से भी शक नहीं होता था। इस पूरे मामले में एक महिला वैजयंता बाई भोई का जिक्र सबसे पहले आता है। वो सूरत की रहने वाली थी और वहीं उसकी मुलाकात अनिल से हुई थी। कुछ समय तक सूरत में रहने के बाद अनिल ने वैजयंता बाई को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और दोनों साथ जलगांव आ गए। वैजयंता बाई को लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव होगा। 2 मई को वो अपने पैतृक गांव फरकंडे लौटी और कुछ दिनों बाद अनिल उसे सुमठाने के जंगल में ले गया। वहीं उसने उसकी हत्या कर दी। 23 जुलाई को पुलिस को जंगल से उसका आधार कार्ड, चप्पलें और हड्डियां मिली। उससे उसकी पहचान की जा सकी।
इसका जो पहले जो गुने परोला में उसमें 4 ग्राम उसका मैले के ऊपर सोना था, वो चोरी किए थे, उस पे उसका रिकवरी किया है। इस मैले के ऊपर कुछ पैसा उसका घर वालों का कहना ऐसा है कि 60,000 पैसा उनके पास थे और 1-2 ग्राम का सोना थे। ये चीज़ के ऊपर हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसका इन्वेस्टिगेशन चालू होने के बाद मतलब कुछ रिकवरी हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे। 25 जून को जंगल से एक और महिला का शव मिला। यह शव था शोभाबाई रघुनाथ कोली का, जो परोला तहसील के उंदीरखेड़ा गांव की रहने वाली थी। इस महिला को पहले सीरियल किलर ने अपने प्रेम जाल में फंसाया, यौन संबंध बनाया और फिर हत्या कर जंगल में फेंक दिया। बसों, कामों की जगह और गांव में महिलाओं से मिलकर दोस्ती करता, प्रेम जाल में फंसाना, साथ जीवन जीने के सपने दिखाना, संबंध बनाना, सर पर पत्थर मारकर हत्या करना, हत्या के बाद शव को जंगल में फेंकना। इस तरह सीरियल किलर अपनी गर्लफ्रेंड को अपने रास्ते से हटा देता था, उसके बाद अगली गर्लफ्रेंड की तलाश में निकल पड़ता था। इसी पैटर्न को अपनाकर उसने 2 महिलाओं को दर्दनाक मौत दी, लेकिन तीसरी गर्लफ्रेंड की हत्या में उसको कोई भी पैंतरा काम नहीं आया। अनिल ने अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड को प्रेम जाल में फंसाया, हत्या करने के लिए उसे जंगल लेकर गया, शहनाज के सिर पर पत्थर मारकर घायल कर दिया। घायल होने से शहनाज जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंच गए। आरोपी सीरियल किलर उस दौरान मौके से भाग गया। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि आरोपी महिला की हत्या करने के बाद उसके गहने छीन लेता था। फिलहाल आरोपी अनिल पुलिस की हिरासत में है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस बीच एक